वही लोग नहीं चाहते कि है ना राजस्थान यूनिवर्सिटी से वो लीडर निकल कर आए, क्योंकि फिर उनके टिकट कटने लग जाएंगे। तो वो क्या चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से आप राजनीति छोड़ोगे? अब पुलिस ने ही हमारी गाड़ियाँ तोड़ी फोड़ी, हम पे पुलिस ने ही लाठीचार्ज जो है हमारे ऊपर किया। आप जेल गए तो जेल का अनुभव कैसा था आपका? एक जब आप जेल में थे तो आपसे मिलने कौन कौन आया? हमारे बहुत सारे साथी मिलने आए, लेकिन मिलने नहीं दिया गया। गोविंद सिंह डोटासरा जी मिल पाए थे आपसे? नहीं, मैं उनसे नहीं मिलता। लेकिन उन्होंने तो पोस्ट डाली है कि मैं एनएसयूआई के अंदर ऐसा क्या है कि टिकट कटिंग बहुत चलता है। अगर अभी मान लीजिए चुनाव बहाल हो जाते हैं तो एनएसयूआई की तरफ से अध्यक्ष पद के लिए कौन उम्मीदवार आपकी नज़र में? मोहित यादव अभी एलिजिबल है अध्यक्ष पद के लिए, लेकिन दिल्ली से ऑर्डर आता है कि आप महेश चौधरी को टिकट दो। एनएसयूआई ऐसी क्या गलती कर रहा है जिससे वो किसी भी स्टेट में चुनाव नहीं जीत पा रहा है ठीक से? एक आप जब दिल्ली गए तो आपका जोसलीन चौधरी के साथ एक वीडियो वायरल हुआ गाड़ी पे चढ़कर, जो आप बैलेट नंबर 5 का इशारा कर रहे थे। वो पोस्ट जोसलीन चौधरी ने जब अपने पेज पर डाली तो उस पर आपको क्रोध कर दिया, ऐसा क्यों? पता वो इसलिए कि आप दलित समाज से आते हो? किस विधानसभा से चुनाव लड़ने का प्लान है आपका? देखते हैं, अभी विधानसभाएं नज़र में है कुछ, जहाँ पे मैं धीरे धीरे काम भी कर रहा अमता में उपचुनाव हो रहा है तो नरेश मीणा जी को सचिन पायलट जी कितना इनडायरेक्टली सपोर्ट? जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हो अनस्क्रिप्टेड बाय एसके, जहाँ होती है सीधी बात बिना किसी फिल्टर के। आज के हमारे गेस्ट है राजस्थान के एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष, जो कि राजस्थान कॉलेज से भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं और राजस्थान यूनिवर्सिटी से भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं। आज हम इनसे जानेंगे इनके स्ट्रगल के बारे में, इन्हों के सामने क्या चैलेंजेस आए, और साथ ही साथ अभी आरएसएस के ऊपर हुए विवाद और दिल्ली यूनिवर्सिटी के हुए चुनाव और कुछ स्टूडेंट इश्यूज़ पर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी स्क्रिप्ट के। कैसे हो सर? बिल्कुल, थैंक यू आपके और आपके चैनल का, पूरे साथियों का धन्यवाद। वो तो है, आप एनएसयूआई का बहुत बड़ा फेस हो अभी। बिल्कुल। एक आपने भी रिसेंटली जो विवाद हुआ उसके अंदर आप जेल जाकर आए। हमने थोड़ी सी रिसर्च की है, वो हम आगे चलकर आपसे सवाल पूछेंगे। अभी पहला सवाल हमारा आपसे ये है कि आपने एनएसयूआई कब ज्वाइन की थी? देखिए, मैंने 2012 के अंदर राजस्थान कॉलेज में एडमिशन लिया और उसके साथ ही वहाँ हेल्प डेस्क लगा हुआ था एनएसयूआई का, और वहीं हमने प्राथमिक सदस्यता जो है राजस्थान कॉलेज में 2012 में मैंने ली थी। आप संगठन में काफ़ी टाइम से थे। 2012 के बाद आपने शायद 2017-18 में राजस्थान यूनिवर्सिटी से चुनाव लड़ा, उस समय भी आपका टिकट काटा गया। तो वो क्यों काटा गया, आप थोड़ा बताएंगे? मैं 18-19 में मैंने चुनाव लड़ा है राजस्थान यूनिवर्सिटी का, और टिकट काटने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। वो संगठन बहुत सारी चीज़ें देखता है, क्योंकि आज मैं चूँकि उस कुर्सी पे हूँ तो मैं भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं एक कैंडिडेट में देखूंगा। तो उस दौर में संगठन की कुछ मजबूरियां रही होंगी, नहीं दे पाए, लेकिन मैंने चुनाव लड़ा और जीता। संगठन ने मुझे वापस लिया और आज आपके सामने मैं स्टेट प्रेसिडेंट के रूप में हूँ, काम कर रहा हूँ। जब आपका टिकट कटा तो आपने एनएसयूआई का कोई विरोध किया? नहीं, मैंने एनएसयूआई का कोई विरोध नहीं किया। मैंने अपनी पूरी एनर्जी जो है अपने चुनाव को किस तरीके से लड़ा जाए और उसको कैसे जीता जाए, इस स्ट्रैटेजी पे जो है पूरा मैंने वर्कआउट किया और मैं चुनाव जीता। जीतते ही जैसे ही मैं बाहर आया तो मीडिया के अंदर पहली लाइन यही थी कि एनएसयूआई मेरी माँ की तरह है, मैं इस संगठन से कभी दूर नहीं रह सकता। और ये लाइन जो है बहुत वायरल भी हुई थी और मीडिया ने भी इसको बहुत चलाया कि विनोद जाखड़ ने जो है संकेत दिए हैं भविष्य में एनएसयूआई ज्वाइन करने के। तो ज्वाइन तो मैं पहले ही था, लेकिन टिकट नहीं मिला, वो एक अलग विषय है। तो एनएसयूआई हमेशा से हमारा संगठन है। तो है, अभी एनएसयूआई कांग्रेस का अग्रिम संगठन है, लेकिन देखा जाता है कि कई जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़कर आते हैं वो अधिकतर एनएसयूआई में आते, कांग्रेस में आते, वो बीजेपी में क्यों नहीं जाते? वहाँ पे नौजवानों को मौका ही नहीं मिलता है। एनएसयूआई में जो भी मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे साथी रहे जिन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े और जीते, वो एनएसयूआई के ही बागी थे, वो एनएसयूआई से ही टिकट मांग रहे थे। तो स्वाभाविक सी बात है, जो चुनाव जिस संगठन से मांग रहा था वो उसी में जाएगा। और कांग्रेस पार्टी हमेशा से नौजवानों को आगे आने का मौका देती है, आगे बढ़ने का मौका देती है। तो जाहिर सी बात है कि जो संगठन उनको आगे बढ़ने का मौका देता है
वो उसी संगठन में जाएंगे। आपने जब राजस्थान कॉलेज से चुनाव लड़ा तो आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? कॉलेज के अंदर बड़ी छोटी उम्र में चुनाव होता है। कॉलेज एक प्राथमिक हमारी सीढ़ी होती है और पहला चुनाव था, तो बड़े चैलेंजेस होते हैं। सबसे पहले चैलेंज तो घर की परमिशन लेना होती है, क्योंकि हमारी फैमिलीज़ के बैकग्राउंड जो हैं नॉन पॉलिटिकल होते हैं। किसी तरीके का घर में जो है राजनीतिक माहौल नहीं होता है या कोई राजनीतिक समझ वाला व्यक्ति नहीं होता है। तो पहला चैलेंज यही है कि घर वालों से कैसे परमिशन ली जाए, ये चैलेंज है। दूसरा, चुनाव लड़ने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, ये बहुत बड़े चैलेंज होते हैं, क्योंकि आप स्टूडेंट्स के लिए काम भी कर लोगे, उनके लिए आवाज़ भी उठा लोगे, उनके मुद्दों के लिए भी आवाज़ उठा लोगे, लेकिन कोई भी चुनाव बिना पैसों के नहीं लड़ा जा सकता है, बिना घर की इजाज़त के नहीं लड़ा जा सकता है। तो मैं ये मानता हूँ कि कुछ छोटे छोटे चैलेंज आते हैं सामने। तो फैमिली का सपोर्ट था आपने जब चुनाव लड़ा? पहला चुनाव लड़ा जब पूरा सपोर्ट था। मैंने, हालांकि उनको समय लगा मुझे इजाज़त देने में, क्योंकि पिताजी चाहते थे कि मैं दिल्ली जाके यूपीएससी की तैयारी करूं और आईएएस बनूं, इस तरीके की उनकी आशा और उम्मीद थी। तो बड़े रोचक किस्से हैं। पहले परमिशन मिली नहीं, घर में पता नहीं था कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं, तैयारी कर रहा हूं। तो पिताजी ने कहीं पोस्टर देखा मेरा लगा हुआ, तो बाद में उन्होंने मेरे से चर्चा की और मुझे समझाया कि हमारे जैसे परिवारों के बच्चे जो हैं पढ़ाई करेंगे, नौकरी लगेंगे, तब कल तुम किसी अच्छी जगह पे चले जाओगे, काबिल हो जाओगे, तो तुम तुम्हारे बच्चों को राजनीति कराओ। उनका ऐसा मानना था और ये मानना भी सही है, क्योंकि सही है। पीछे जब तक आपके कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं होता है तो चुनाव लड़ने के लिए हर कोई हिचकता है, आप स्वयं भी हिचकते हो और परिवार भी हिचकता है। तो मेरे पिताजी ने फिर मेरे समझाने पे, मेरी माताजी के समझाने पे जो है उन्होंने इजाज़त दी और मैं आपके सामने हूँ। फिर उसके बाद आपने जब राजस्थान यूनिवर्सिटी से चुनाव लड़ा तब सपोर्ट था आपके फैमिली? हाँ, फिर क्योंकि उन्होंने मुझे एक शर्त पे ही जो है चुनाव लड़ने का जो है इजाज़त दी थी कि पहली बात, जब तुम चुनाव हार जाओगे तो फिर तुम आगे राजनीति नहीं करोगे और पढ़ाई करोगे। तो मैंने कहा पढ़ाई तो मैं वैसे भी करूँगा, क्योंकि राजनीति जो है आज एजुकेशन के ऊपर ही डिपेंडेंट है। जो नेता अच्छी एजुकेशन रखता है वही एक अच्छा आगे भविष्य में लीडर बन सकता है। तो मेरे पिताजी को ये उम्मीद नहीं थी कि मैं चुनाव जीत जाऊंगा, तो उन्होंने कहा कि मन की निकाल लेते हैं, और मन की निकालने के बाद जो है ये हार जाएगा तो अपने आप रास्ते पे आ जाएगा। अब उनको फिर लगा कि ये जीत गया, तो फिर थोड़ी सी उम्मीद आई कि चलो ठीक है, ये एक चुनाव जीत गया, अभी दूसरा जीतता है हारता है वो अब इसका भविष्य और इसकी किस्मत तय करेगी। तो फिर मैंने दूसरा चुनाव भी जो है राजस्थान यूनिवर्सिटी का चुनाव जीत लिया। फिर आगे मेरा सक्रिय राजनीति का हिस्सा बन गया। आज पर्टिकुलर इंडियन पेरेंट्स के दिमाग में ये चीज़ बिठा दी गई है राजनीति गलत है। ऐसा क्यों, जबकि राजनीति के अंदर अभी सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो यंग वॉइस की ज़रूरत है, लेकिन अभी देखा जा रहा है जगह जगह यूथ वॉइस इसको आगे नहीं आने दिया जा रहा। जैसे कि अभी राजस्थान यूनिवर्सिटी में इलेक्शन बंद है, इसकी वजह क्या है सर? देखिए, सबसे बड़ी वजह जो है राजनीति गंदी नहीं है, क्योंकि पूरे देश की सत्ता ही राजनीति से चलती है। सत्ता अगर गंदी होगी तो फिर देश कैसे चलेगा? राजनीति के अंदर कुछ लोग जो हैं उनकी मंशाएं जो हैं वो गलत हो सकती हैं। पहली मंशा ये होती है कि आदमी स्वयं के लिए काम करता है, स्वार्थ सिद्ध करने के लिए काम करता है। और यंग वॉइसेस की बात है तो छात्र संघ के माध्यम से जो हैं इस देश को और प्रदेश को बड़े बड़े नेता मिले हैं, बहुत बड़े बड़े नेता मिले हैं। आज मैं बात करूं राजस्थान यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्षों की, तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जो आज असेंबली और पार्लियामेंट में जो है अपने अपने क्षेत्र की और अपने अपने प्रदेश की जो है आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। और उन्होंने जो है इस प्रदेश का और देश का नेतृत्व भी किया है। बहुत अच्छे अच्छे मंत्रालय उनको मिले हैं। तो छात्र संघ जो है एक ऐसी सीढ़ी है राजनीति में आने की, जिसमें एक बच्चा जो कि कच्ची उम्र के अंदर आता है और धीरे धीरे परिपक्व होकर एक अच्छा नेता बनता है। तो छात्र संघ एक अच्छा माध्यम है राजनीति में आने का। लेकिन सरकारें जो हैं इस छात्र संघ के चुनाव को जो है अपने अपने स्वार्थ के हिसाब से यूज़ करती हैं, जो कि गलत है। इसको बंद करना फिर चालू करना, ये बड़ा ही जो है गलत तरीके से मंशा रखी जाती है। तो छात्र संघ जो है वो निष्पक्ष रहना चाहिए।
इसके लगातार चुनाव होते रहने चाहिए। इससे क्या है कि नए नए लीडर जो हैं सामने निकल के आते हैं, निखर के आते हैं और भविष्य में वही नेता बनते हैं। लेकिन कुछ नेता जो कांग्रेस के भी है और बीजेपी की भी है, जो परिवारवाद की राजनीति से आते हैं, वही लोग नहीं चाहते कि ना राजस्थान यूनिवर्सिटी से और लीडर निकल कर आए, क्योंकि फिर उनके टिकट कटने लग जाएंगे। देखिए, मैं कहूँगा कि परिवारवाद की जो राजनीति है वो बिल्कुल गलत है कि भाई नेता का बेटा ही नेता बने, ऐसा नहीं है। जो काबिल हो वो नेता बनना चाहिए। लेकिन अगर किसी नेता का बेटा काबिल है और अगर वो नेता इसलिए नहीं बन पा रहा है कि उसको इसलिए कह के नकारा जा रहा है कि वो फलाने नेता का बेटा है इसलिए हम उसको वोट नहीं देंगे, तो ये भी अनजस्टिस है, ये भी अन्याय है। काबिलियत होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने ये साबित करके दिखाया है। सबसे बड़ा उदाहरण हमारे पास जो हैं, सचिन पायलट जी का उदाहरण है। वो एक नेता के बेटे हैं, बड़े नेता के बेटे हैं, लेकिन उन्होंने अपने पिताजी की विरासत को इस कदर संभाला है कि उनकी लोकप्रियता आज प्रदेश में नहीं पूरे देश में है। उनकी डिमांड पूरे देश के अंदर चुनाव में होती है। यूथ किस तरीके से उनके पीछे आज भागता है आप देखते हैं। हमारी प्रदेश के नौजवानों की उम्मीद सचिन पायलट जी हैं। हमारे जैसे यंगस्टर्स को उन्होंने विधानसभा तक जो है, लोकसभा तक पहुंचाने का काम किया है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने विरासत को संभाल के आगे और बढ़ाया है। तो परिवारवाद की राजनीति तब गलत साबित होती है जब नकारे लोग आप पे थोप दिए जाते हैं। लेकिन जब लायक व्यक्ति है तो मेरे हिसाब से फिर वो परिवारवाद की राजनीति नहीं है, वो काबिलियत की राजनीति है। और उसका सबसे अच्छा उदाहरण मैंने माननीय सचिन पायलट साहब का दिया। आपने जब NSUI ज्वाइन की, चुनाव लड़ा, तो वो सेवा थी या फिर सियासत में पहला कदम था? दोनों ही थी। आदमी जब किसी फील्ड में कदम रखता है तो सेवा के साथ साथ वो ये भी चाहता है कि मैं इसमें आगे बढ़ूं। तो ये कहना तो झूठ होगा कोई कहे कि इस कुर्सी पे बैठ के कि सेवा और सियासत दोनों पैरेलल हैं। अगर आप चुनाव जीतोगे ही नहीं बिल्कुल, तो उनकी आवाज़ कैसे बनोगे? जब आपके कलम में ताकत ही नहीं आएगी तो फिर उनके काम कैसे करोगे? तो ये सियासत है। सेवा तो फिर समाज सेवा भी होती है। लेकिन सेवा जो है, राजनीति में सेवा कलम की ताकत के साथ ही की जा सकती है। तो वो कलम की ताकत सियासत कहलाती है। सेवा उस कलम की ताकत के साथ जो चलती है, वो लोगों का भला करते हैं, समाज का भला करते हैं, अपने क्षेत्र का भला करते हैं, वो सेवा है। तो सेवा और सियासत दोनों साथ में चलती हैं। अब विनोद जाखड़ जी ने पहला कदम तो रख दिया सियासत में, लेकिन ऐसा कोई स्टेप आया कि बैक होना पड़ा, तो आप बैक हो गए? कभी आपके सामने ऐसा कोई चैलेंज आया कि मुझे अब राजनीति छोड़नी है? तो वो क्या चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से आप राजनीति छोड़ोगे? नहीं, ऐसा तो कोई कदम, व्यक्ति जो है अगर राजनीति में अगर कोई कदम पीछे हटाता है तो उसके सबसे मुख्य दो कारण होते हैं। पहला, व्यक्ति की हुई कुछ ऐसी गलतियां जिससे उसको समाज नकार दे। दूसरा, उसका स्वास्थ्य है। अगर स्वास्थ्य ही गड़बड़ हो जाए और व्यक्ति अस्वस्थ हो जाए कि वो चलने में, फिरने में, बातचीत करने में असमर्थ हो जाएं, तो फिर वो जो है राजनीति से हट जाता है। तो ये दोनों ही चीज़ें जो मैंने बताई, इन दोनों ही जगह पे हम जो हैं ठीक हैं। स्वास्थ्य भी अच्छा है और हमने कोई ऐसी गलतियां नहीं की है जिससे समाज हमें जो है कटघरे में खड़ा करे। तो ये दो चीज़ें जब आपके साथ सही हैं तो मुझे लगता नहीं कि आप बैक होंगे, क्योंकि राजनीति जो है 24/7 वाला वर्क है। ये हमेशा आपको सक्रिय रखता है, लोगों के बीच में रहता है। इसमें आलतू फालतू काम के लिए समय ही नहीं होता है। इसमें केवल और केवल जो है पंक्चुअलिटी होती है, समय होता है। व्यक्ति को सुबह निकलना है, खाना इस समय खाना है, लोगों से मिलते रहना है, उनकी जो मजबूरियां हैं, उनके काम हैं, उनकी समस्याएं हैं, उनका निवारण करना है। मतलब नेता लोगों के बीच में रहता है, वो सामाजिक होता है, वो प्राइवेट होता ही नहीं है। निजी लाइफ नेता की होती ही नहीं है। एक, जब आप राजस्थान यूनिवर्सिटी में थे, अभी कुछ समय पहले ही RSS की शस्त्र पूजा के ऊपर विवाद हुआ, उसके अंदर आप जेल भी जाकर आए। तो पहले तो आप वो बताइए, उसके जब आपने पोस्टर फाड़ा तो वहाँ पर कई वीडियो देखी गई जहाँ RSS के कार्यकर्ताओं द्वारा मारा जा रहा है ना, NSUI के कार्यकर्ताओं को, और पुलिस द्वारा गाड़ियाँ तोड़ी गई, गाड़ियों के शीशे फोड़े गए। तो वो थोड़ा आप बताएंगे, क्योंकि आप वहीं थे उस टाइम। देखिए, ये जो आंदोलन था ये मेरे नेतृत्व में ही हुआ था राजस्थान विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर। आंदोलन मुख्य रूप से ये था कि RSS जो है
वो विश्वविद्यालय के अंदर जो है शस्त्र पूजा का कार्यक्रम रखना उन्होंने प्रारंभ किया। मतलब वो चाहते थे कि हम जो है शस्त्र पूजा रखें। तो जैसे ही हमारे संज्ञान में आया तो हमने इसका सोशल मीडिया के माध्यम से विरोध किया और हमने यही कहा कि आप इस कार्यक्रम को रद्द कर दीजिए। अगर आप विश्वविद्यालय में इस कार्यक्रम को करेंगे तो हम इसका विरोध करेंगे, क्योंकि शैक्षणिक संस्थाओं के अंदर, चाहे वो स्कूल हों, कॉलेज हों, यूनिवर्सिटी हों, ये सब एजुकेशन के सेंटर हैं, यहाँ पढ़ाई लिखाई होती है। तो आपको पहले से पता था कि ये नहीं यहाँ पर शस्त्र पूजा करने वाले हैं? वो तो बिल्कुल, पोस्टर्स उन्होंने बाकायदा जो है रिलीज़ किए, पूरे पोस्टर सबके पास थे, हमने उसका विरोध किया। तो हम जब विरोध कर रहे थे तो जब आप विरोध पर उतरे, जब आपको मालूम था कि ये पहले से होगा, तो वहाँ NSUI की पूरी टीम क्यों नहीं देखी? सिर्फ ज़्यादा लोग वहाँ दिखे नहीं, जबकि NSUI एक बहुत बड़ा संगठन है। NSUI के अंदर बहुत लोग हैं जिन्होंने नहीं, बहुत सारे लोग थे, 500-600 की संख्या थी वहाँ पे पूरे स्टूडेंट्स की। लेकिन देख ही नहीं गए, ऐसा कोई वीडियो दिखा नहीं है? नहीं, वो वीडियो इसलिए नहीं आया क्योंकि उस समय बारिश आ गई। जी। पुलिस की भारी बैरिकेटिंग थी और 500-600 स्टूडेंट्स वहाँ पे थे, विश्वविद्यालय का आम विद्यार्थी वहाँ पे मौजूद था। और हम जब आंदोलन कर रहे थे तो उस समय बारिश आ गई, तो कुछ छात्र इधर उधर हो गए। और जब हम लोग इसका विरोध कर रहे थे तो हमने यही विरोध जताया कि भाई ये कार्यक्रम यहाँ नहीं होने चाहिए। तो कुछ छात्रों ने जो है वो अब NSUI के थे या ऐसे थे, उन्होंने जाके जो है उसका विरोध किया उनके समक्ष जाके। तो चूँकि वो उनके पास हथियार थे, लठ थे, और फिर पुलिस उनके साथ थी, तो पुलिस ने हमारे छात्र छात्राओं पर जो है लाठीचार्ज किया। और उन RSS के कार्यकर्ताओं को भी मौका मिल गया पुलिस के साथ, क्योंकि पुलिस उनके साथ खड़ी थी, तो उन्होंने भी हमारे कुछ कार्यकर्ताओं पे जो है लाठियां बरसाई, जो कि सरासर गलत है। और हमने पुरजोर विरोध किया कि हम विश्वविद्यालय में जो है इस कार्यक्रम को नहीं होने देंगे। और काफ़ी हद तक हम जो है सफल भी रहे। हमने उनके कार्यक्रम में जो है व्यवधान डाला, क्योंकि ये ज़रूरी था ताकि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति दोबारा नहीं हो। और इसके लिए मुझे और मेरे साथियों को जो है जेल में डाला गया। और जो जेल में जाने वाले कुछ लोग थे, कुछ साथी थे, वो निर्दोष थे, वो मौजूद ही नहीं थे उस कार्यक्रम में, तो भी जो है साजिशवश, रंजिशवश जो है उन छात्रों को जेल में बिना किसी वजह के जो है जेल में डाला गया। एक जब आपको जेल में डाला गया, उससे पहले तकरीबन आपको बहुत सारे अलग अलग पुलिस स्टेशन में घुमाया गया था, वो थोड़ा बताएंगे वो क्यों था? वो यही है कि बस स्टेट के प्रेसिडेंट हैं और NSUI के कार्यकर्ता उस समय सक्रिय थे। हज़ारों की संख्या में जो हैं पूरे राजस्थान से छात्र जो हैं जयपुर आए हुए थे। तो उन्होंने सबसे छुपा के रखा हुआ था कि भाई किसी थाने का पता नहीं चले, क्योंकि कार्यकर्ता घेराव कर दें, आंदोलन कर दें। तो पुलिस को डर था इस चीज़ का। तो पुलिस ने जो है मेरे को बहुत तरीके से और चुपचाप जो है अलग अलग थानों में घुमाती रही। कुछ टॉर्चर भी हुआ था आपके साथ? नहीं, टॉर्चर तो किस तरीके का, कोई हम गुनहगार, कोई अपराधी तो थे नहीं, चोरी डकैती हमने की नहीं। देखिए, टॉर्चर किसी तरीके का हमारे साथ नहीं हुआ, लेकिन टॉर्चर इस तरीके का हुआ कि हम पे और मेरे साथियों पर संगीन धाराएं लगाई गई, जो कि गलत है इस तरीके की। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान हमें आज़ादी देता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी हमारे पास है कि हम किसी भी चीज़ का जो है विरोध प्रदर्शित कर सकते हैं और कानून के दायरे में रह के कर सकते हैं, जो कि हमने किया। हमने किसी तरीके का उपद्रव नहीं किया था। पुलिस ने ही हमारी गाड़ियां तोड़ी फोड़ी, हम पे पुलिस ने ही लाठीचार्ज जो है हमारे ऊपर किया, पुलिस ने ही हमें जेल में डाला गया। पुलिस द्वारा सरकार के दबाव में जो है बहुत सारी संगीन धाराएं हम पे लगाई गई। टॉर्चर हमारे साथ किसी भी प्रकार का नहीं हुआ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। आप जेल गए तो जेल का अनुभव कैसा था आपका? देखिए, जेल के अंदर मैं पहले भी कई विश्वविद्यालय के मामलों के अंदर जो है जा चुका हूँ, कई आंदोलनों में मैं जेल जा चुका हूँ, तो अनुभव नया नहीं था। लेकिन इस बार कुछ नया था, क्योंकि 17-18 दिन जो है हमने जेल में बिताए, मैंने और मेरे साथियों ने। और वहाँ पे बहुत सारी समस्याओं का हमने देखा कि जो है सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी रही। सबसे बड़ी समस्या जो मैंने देखी कि वहाँ पे जो कच्ची उम्र के बच्चे, जिनको हम कह सकते हैं 19-20 साल के बच्चे, सबसे ज़्यादा वो बंद थे। वो 2 चीज़ों में सबसे ज़्यादा बंद थे। पहला है नशा, नशे के अंदर किए गए जो है गैर कानूनी काम, और सोशल मीडिया के माध्यम से आज ये बड़ी चुनौती है। हम
नौजवानों के सामने कि लोग इसके प्रभाव में आकर रील बनाने के चक्कर में जो हैं बाहरी गैंगवार जैसी संगीन जो कि जुर्म हैं उनको अंजाम दे रहे हैं। तो कम उम्र के बच्चे जेल के अंदर बहुत बंद थे, तो इससे ये पता चलता है कि हमारा भारत का भविष्य, हमारा प्रदेश का भविष्य किस ओर जाएगा। दूसरा नशे के अंदर किए गए जो है क्राइम और नशे से आदि बच्चे बहुत ज़्यादा बंद थे। और जेल की बहुत सारी प्रमुख समस्याएं थी। वहाँ का खान पान अच्छा नहीं है, वहाँ की छतें जो हैं जर्जर हो रखी हैं, दीवारों में करंट आता है, वहाँ का माहौल अच्छा नहीं है। तो आम अगर कोई बच्चा वहाँ जाएगा और वो कुछ दिन रुक गया तो ये मान के चलो कि वो बड़ा क्रिमिनल बन के ही लौटेगा। तो ये जेल का जो है माहौल ऐसा होना चाहिए कि कैदी वहाँ जब जाए, उसने कोई गुनाह किया हो तो वहाँ उसके सुधार के लिए भी कोई ऐसे कार्यक्रम सरकार को चलाए जाने चाहिए ताकि उनके अंदर जो है, उनकी सोच में जो है अच्छे परिवर्तन आए और वो जब वो बाहर आए तो समाज के साथ हिस्सा बन के वो काम करे, जो कि मुझे जेल के अंदर ऐसा माहौल देखने को मिला नहीं। एक जब आप जेल में थे तो आपसे मिलने कौन कौन आया? बहुत सारे हमारे प्रदेश के बड़े नेता आए, सचिन पायलट जी आए, गोविंद सिंह डोटासरा जी आए, टीकाराम जूली जी आए, बहुत सारे विधायकगण हमसे मिलने आए, बहुत सारे सामाजिक संगठनों के अध्यक्ष, उनकी कार्यकारिणी के लोग हमसे मिलने आए, हमारे बहुत सारे साथी मिलने आए। लेकिन मिलने नहीं दिया गया क्योंकि कानून की अपनी समय सीमा होती है और उसके कुछ नॉर्म्स हैं, जेल के अपने नियम हैं, तो हमें मिलने नहीं दिया गया। किसी को भी नहीं मिलने दिया? नहीं, हम टीकाराम जी जूली साहब से मिल पाए क्योंकि वो नॉर्म्स को फुलफ़िल कर पा रहे थे, क्योंकि हमें हफ्ते में एक ही दिन आपको मिलाया जाता है। तो संजोगवश उस दिन टीकाराम जी पहुँचे और हमारी मुलाकात किसी की थी नहीं, तो मुलाकात कराई गई। डोटासरा जी जब आए तो एक व्यक्ति की जो है मुलाकात पेंडिंग थी, तो उसी को मिलाया गया, हमें नहीं मिलाया गया। पायलट साहब जिस दिन आए उस दिन जो है हम सबकी मुलाकात जो है हो चुकी थी और जेल प्रशासन ज़्यादा सख्ती बरत रहा था हमारे साथ क्योंकि वो सरकार के दबाव में काम कर रहा था, तो हमें वैसे भी नहीं मिलने दिया गया। गोविंद सिंह डोटासरा जी मिल पाए थे आपसे? नहीं, मैं उनसे नहीं मिल पाया। लेकिन उन्होंने तो पोस्ट डाली है कि मैं किशोर से मैंने कहा ना, एक वो आए थे मिलने, हमारे NSY के इकाई अध्यक्ष हैं राजस्थान विश्वविद्यालय के, उसकी मुलाकात उस दिन जो है डोटासरा जी से हो पाई थी। ठीक है। एक आप दिल्ली यूनिवर्सिटी गए थे इलेक्शन में, वहाँ पर अभी माना जा रहा है कि टिकट जो था वो उमांशी लांबा का था लेकिन दिया जोसलिन चौधरी को। क्या आपका भी मानना है कि अगर टिकट उमांशी लांबा को दिया जाता तो NSY का ही प्रेसिडेंट होता आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में? देखिए, ऐसा नहीं है। संगठन के सामने बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो टिकट मांगते हैं, तो टिकट 4 पोस्ट हैं तो 4 को ही मिलेगा, 5 को नहीं मिल सकता है। तो जितने अगर 10 कैंडिडेट हैं तो उनमें से 4 लोगों को ही मिलेगा, 6 आपसे असंतुष्ट रहेंगे। तो संगठन ने जो है जोसलिन के काम को देखा, उसकी मेहनत को देखा। उमांशी कमज़ोर कैंडिडेट नहीं थी, वो भी बहुत अच्छी कैंडिडेट थी। लेकिन संगठन एक व्यक्ति नहीं तय करता है कि किसको टिकट देना है और किसी को नहीं देना है। उसमें एक पूरी कमेटी होती है, वो तय करती है कि टिकट किसको दिया जाए। जो जीतने वाला कैंडिडेट होता है उसको टिकट दिया जाता है। तो मेरे हिसाब से जोसलिन ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, संगठन ने पूरी ताकत लगाई, जोसलिन ने भी पूरी ताकत लगाई। अब उमांशी को अगर टिकट दिया जाता तो परिणाम क्या होता ये कोई नहीं कह सकते। हो सकता है कि हम चुनाव जीत जाते, हो सकता है कि हम जिस स्थिति में जोसलिन रही उस स्थिति में रहते, या हो सकता है इससे बैक भी हो सकते थे। तो वो भविष्य के गर्भ। उमांशी लांबा काफ़ी समय से NSY से जुड़ी हुई थी और वो काफ़ी समय से वो NSY के लिए काम कर रही थी। उमांशी हमारी NSY संगठन की एक सक्रिय कार्यकर्ता थी और उसने मजबूती से जो है तैयारी भी की थी। तो मैंने कहा ना, टिकट एक को ही मिलना होता है, वो संगठन तय करता है। जब NSY के अंदर ऐसा क्या है कि टिकट कटिंग बहुत चलता है, जैसे कि आप राजस्थान कॉलेज से प्रेसिडेंट बने, उसके बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी से जब आपने चुनाव लड़ा तभी आपका टिकट काटा गया, जबकि आप एक मजबूत कैंडिडेट थे। उसके जबकि 2012 से आप संगठन से जुड़े हुए हो, तो तकरीबन आपने 6-7 साल संगठन को दिए, तो फिर टिकट पर हक तो आप ही का बनता है ना, लेकिन वो टिकट कटता क्यों है? देखिए, कहा ना शुरू में ही कि संगठन की बहुत सारी मजबूरियां भी होती हैं, संगठन का अपना एक नज़रिया भी होता है, संगठन बहुत सारी
चीज़ों को देखता है हर तरीके से कि ये चुनाव लड़ने में सक्षम है नहीं है, जीतने में सक्षम है नहीं है। संगठन की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। संगठन एक दिशा में नहीं सोचता है और संगठन किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है। संगठन एक बड़ा चौड़ा संगठन होता है। तो सारी पार्टी के सीनियर लीडर्स होते हैं, NSY के सीनियर लीडर्स होते हैं, वो बैठ के तय करते हैं। वर्तमान के अध्यक्ष, उनकी कमेटी बैठ कर तय करती है कि ये सिलेक्शन हमारा सही होगा। जाति समीकरण भी होते हैं, वोटों का समीकरण भी होता है, उसका एडमिशन किस डिपार्टमेंट में है, ये समीकरण भी होते हैं। बहुत सारे समीकरणों को देख के जो है ये तय किया जाता है और स्वाभाविक सी बात है टिकट एक को ही मिलेगा, सामने वाले असंतुष्ट ही रहेंगे। अभी देखा जाता है कि कास्ट फैक्टर तो खैर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे अभी आप प्रदेश अध्यक्ष हो तो प्रॉपर डिसीजन आपका नहीं होता कि टिकट किसे देना है, आगे पार्टी आला कमान से भी आपको परमिशन लेनी पड़ती है। देखिए, परमिशन नहीं लेनी पड़ती है। आला कमान के सामने हमें दिल्ली में, प्रदेश में सब नेताओं की राय मशवरा लिया जाता है ताकि संगठन एक मत होके जो है चुनाव लड़े और चुनाव जीते, क्योंकि सबका मत ज़रूरी होता है। सबका चयन अगर एक होगा तो चुनाव संगठन अच्छी मजबूती से लड़ पाएगा। दिल्ली से भी हमें जो है ये उनको सजेस्ट किया जाता है कि भाई हम इस व्यक्ति को टिकट देना चाहते हैं और ये इस तरीके से इस समीकरण के माध्यम से जो है चुनाव लड़ सकता है और जीत सकता है। अब जैसे NSY के राजस्थान के प्रेसिडेंट आप हो, तो आप राजस्थान यूनिवर्सिटी में हो तो आपको पता है कौन सा कैंडिडेट किस पद के लिए कैपेबल है, तो आप उन्हीं को टिकट दोगे। लेकिन आगे दिल्ली से आपके पास ऑर्डर आ रहा है, जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपकी नज़र में मोहित यादव अभी एलिजिबल है अध्यक्ष पद के लिए, लेकिन दिल्ली से ऑर्डर आता है कि आप महेश चौधरी को टिकट दो, तो उन्हें क्या पता राजस्थान यूनिवर्सिटी की? नहीं, ऐसा नहीं है। दिल्ली कभी इंटरफेयर नहीं करता है। दिल्ली कभी भी जो है टिकट सिलेक्शन में इंटरफेयर नहीं करता है, क्योंकि उनको पता है चुनाव हमें लड़ना है, चुनाव हमें लड़ाना है। उसका सिलेक्शन यही होता है कि वो ओपिनियन लेते हैं, बाकी लोगों से भी ओपिनियन लेते हैं। जो स्टेट के प्रेसिडेंट जो होते हैं वो नाम सजेस्ट करते हैं कि भाई इस तरीके से हम इस कैंडिडेट को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, तो वो फिर नीचे जो हैं सब कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हैं, सब नेताओं से बात करते हैं कि हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट ने ये नाम भेजा है और ये सिलेक्शन कैसा रहेगा। तो सबका मत होता है, जिसके मत ज़्यादा होते हैं उसी को फिर अंतिम रूप से चयन किया जाता है। अभी NSY ऐसी क्या गलती कर रहा है जिससे वो किसी भी स्टेट में चुनाव नहीं जीत पा रहा है ठीक से? जैसे दिल्ली के अंदर भी अभी सिर्फ एक पद पर ही जीत पाए, और राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी जब अभिषेक चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष थे तब भी एक ही पद पर शायद जीत पाए थे, वो सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी, क्योंकि उस टाइम निर्मल चौधरी के सामने चुनाव लड़ा था रितु बड़ाला जी ने। तो चुनाव क्यों नहीं जीत पा रही है NSY? देखिए, उस समय NSY के दो बागी जो हैं चुनाव लड़े। NSY ने बखूबी अच्छा चुनाव लड़ा। अब NSY के ही दो बागी जो हैं चुनाव लड़े, तो चुनाव का जाहिर सी बात है कि वोट कटेगा, रिजल्ट कुछ और रहेगा। दूसरी बात, दिल्ली की आपने बात करी कि दिल्ली के अंदर हमने पिछला जो है चुनाव जीता था, बहुत मजबूती से चुनाव जीता था। हार जीत चलती रहती है। संगठन के साथ साथ जो है कैंडिडेट की मेहनत भी जो है वो ज़रूरी होती है। किसी भी चुनाव को अगर आपको लड़ना है तो संगठन आपको ताकत देता है, मजबूती देता है, आपको विज़न देता है, लेकिन आपका कैंडिडेट भी जो है उसी तरीके का होना चाहिए कि उस सांचे में ढल सके, उस विजन को आगे बढ़ा सके, बच्चों तक आपकी बात को पहुंचा सके। दूसरी चीज़, उन बच्चों के बीच में काम किया होने वाला होना चाहिए। जो काम किया हुआ छात्र नेता होता है उसको टिकट मिलता है तो चुनाव जीतते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक आप जब दिल्ली गए तो आपका जोसलिन चौधरी के साथ एक वीडियो वायरल हुआ गाड़ी पे चढ़कर, जो आप बैलेट नंबर 5 का इशारा कर रहे थे। वो पोस्ट जोसलिन चौधरी ने जब अपने पेज पर डाली तो उस पर आपको क्रॉप कर दिया, ऐसा क्यों? पता नहीं, वो इसलिए कि आप दलित समाज से आते हो? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा मुझे लगता नहीं कि ऐसे कोई, बहुत सारा जोसलिन ने वीडियो डाला था अपनी आईडी से। उस समय बहुत सारे, जब एक स्टूडेंट लीडर चुनाव लड़ता है तो बहुत सारे अकाउंट फेक बन जाते हैं, या उनकी टीम वाले जो हैं बहुत सारे नाम से अकाउंट डाल लेते हैं। तो हो सकता है वो किसी बच्चे ने लिया हो उनके ऑफिशियल अकाउंट पर ये वो चीज। दूसरे पेज पर, फैन पेज पर हमने देखा तो वो पूरा वीडियो है। मुझे पता नहीं, मैंने देखा नहीं। आपने देखा नहीं, लेकिन जब उन्होंने अपने पेज पर डाला, आप राजस्थान से उनके लिए कैंपेनिंग करने जा रहे हो, और आप राजस्थान के कुछ छोटे मोटे फेक नहीं हो, आप राजस्थान के
NSUI प्रेसिडेंट हो तो उन्हें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए था ना। देखो, कैंडिडेट को पता ही नहीं होता है कौन सी पोस्ट कब क्या डल रही है, कैंडिडेट को ध्यान ही नहीं होता है क्योंकि वो चुनाव में बिजी होता है। तो हो सकता है उनकी टीम से गलती हुई हो या किसी ने जानबूझ के ऐसा किया हो, तो ऐसा हो सकता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन कैंडिडेट की इसमें कोई फॉल्ट नहीं होता है, कैंडिडेट को पता ही नहीं होता है। मुझे खुद को पता है कि मैं चुनाव लड़ा जब मुझे ध्यान नहीं था, अभी मैं जेल में था, तो मेरी टीम किस तरीके से सोशल मीडिया पे क्या कैंपेन कर रही है मुझे नहीं पता था। तो वो कैंपेन जिस तरीके का चल रहा है उसमें हो सकता है कि ये हुआ भी हो, नहीं भी हुआ हो, मेरे संज्ञान में ये चीज़ नहीं है। एक आप युवा हो तो आप वर्तमान में यंगस्टर्स के लिए क्या चुनौतियां देखते हो? देखिए, यंगस्टर्स के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। जैसे बेरोजगारी एक मुद्दा है इस देश का, बहुत बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा यही है अभी। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन मैं इस मुद्दे से भी एक बड़ा मुद्दा समझता हूँ जो है नशा। जी। देखिए, बेरोजगार व्यक्ति है, बिल्कुल उसके लिए रोजगार होना चाहिए और सरकार को जो है इस ओर काम करना चाहिए। सरकार की विफल नीतियां जो हैं एक व्यक्ति को इस कदर मजबूर करती हैं कि वो फिर अवसाद में आता है, डिप्रेशन में आता है, उसकी मेंटल हेल्थ ख़राब होती है, फिर वो नशे जैसी प्रवृत्ति में लिप्त हो जाता है। मैं जेल में जब गया तो मैंने सबसे ज़्यादा अगर वहाँ कुछ देखा तो वो ये देखा कि नशे के अंदर किए गए गैर कानूनी काम के जो नए नौजवान हैं वो सबसे ज़्यादा बंद हैं। मैं आज जितने भी इंस्टीट्यूशंस देखता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि उनके आसपास नशा इस कदर फैला हुआ है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के आसपास, कि वहाँ के हालात बहुत गंभीर हैं। चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी के आप हालात देख लो, इधर मैं बगरू में एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, दिल्ली रोड पे बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके हालात ऐसे हैं कि अगर आप वहाँ जाके देखोगे तो नशे के अंदर जो हैं बहुत बुरे फंसे हुए हैं। अभी मेरा एक साथी मुझसे मिलने आया और उसने मुझे वो हनुमानगढ़ के थे, तो उन्होंने बताया कि कोई एक जर्जर पड़ी हुई बिल्डिंग थी जो करीब उसमें 30 एक फ्लैट थे, उस पर स्टे था और उस पर बिल्डिंग बनी हुई थी, मतलब खंडर ज़मीन थी। तो उसका कोर्ट स्टे हटा, तो जब वहाँ पे साफ़ सफाई के लिए लोग गए तो वहाँ पे 2 क्विंटल जो है सिरिंज मिली। अब आप देख लीजिए कि 2 क्विंटल सिरिंज, तो कितने लोगों ने, कितने बच्चों ने नशे किए होंगे। और ये नशा जो है प्रदेश के सामने बड़ी चुनौती है, देश के सामने बड़ी चुनौती है, क्योंकि आज मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, कोई भी कॉलेज हो, स्कूल के हालात, छोटे छोटे बच्चे सिरिंज का नशा करने लग गए हैं। मैं तो ये कहूँगा आपको भी इस पॉडकास्ट के माध्यम से एक नशे के खिलाफ भी आप लोगों को जो है अच्छी जागरूकता लानी चाहिए और नशे के खिलाफ जो है कैंपेन चलाना चाहिए आपको और आपकी टीम को, कि जहाँ जहाँ ये नशा हो रहा है आप लोगों के सामने लेके आएँ। ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं है जहाँ पे नशा नहीं बिक रहा है, और नशा बिक किसके इशारे पे है तो ये सोचने वाली बात है। जेल के अंदर सिर्फ वही लोग थे जो नशा करते थे, लेकिन नशा कहाँ से आता है और किसकी शरण पे बिकता है वो कोई नहीं था। नशा बेचने वाला वहाँ पे कोई नहीं था, किसी को गिरफ्तार नहीं किया हुआ था। और नशा यहाँ तक पहुँचता कैसे है, किसके संरक्षण पे पहुँचता है, तो इसके लिए भी हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि बिना सरकार और बिना पुलिस की इजाज़त के आप नशा नहीं बेच सकते हो। अगर पुलिस अपने अच्छे से काम करेगी, सरकार अपना अच्छे से काम करेगी, तो आप नशा नहीं बेच पाओगे। तो नौजवानों को अंदर ही अंदर ये नशा खाए जा रहा है। और सबसे ज़्यादा क्राइम अगर हो रहे हैं आज के हालात में, जितने भी रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ नशे के कारण हो रहे हैं। कि आज हम देखते हैं कि 22 साल के एक नौजवान ने गोली मार दी, 22 साल के एक नौजवान ने जो है चोरी कर ली, ये सब नशे के कारण होता है। आज हम देखते हैं कि दौड़ता हुआ ट्रक एक पूरे परिवार को कुचल दिया अनियंत्रित होके। आज चलती हुई बस जो है ट्रोले में, खड़े ट्रोले के अंदर घुस गई, जो कि रोज़ के किस्से हैं। ये किस कारण हो रहे हैं? ड्राइवर भी नशा करके जो है गाड़ियाँ चलाते हैं। शराब का नशा रीडिंग में आ जाता है, लेकिन ये सूखा नशा जो है रीडिंग में नहीं आता है, क्योंकि उसके अंदर आपको फूंक मारनी पड़ती है निपल में, तो जो आपके मुंह से स्मेल आती है उससे पता लग जाता है, उस पर रीडिंग आ जाता है। लेकिन जब आप इंजेक्शन का नशा करते हो तो पता ही नहीं चलता। तो आधे से ज़्यादा ट्रक ड्राइवर जो हैं इंजेक्शन का, स्मैक का नशा करके, आधे से ज़्यादा बस ड्राइवर जो रोज़ चलाते हैं, ये ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में, मालिकों को प्रॉफिट ज़्यादा मिले, जल्दी वो माल पहुंचा पाएँ, डिलीवर कर पाएँ, इसके चक्कर में बिना सोए हुए
नशा करके जो है ड्राइविंग करते हैं और इसके कारण ही हादसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो हर एक हत्या के पीछे सबसे बड़ा कारण है तो नशा है। एक आपने कहा कि ये सरकार और प्रशासन की इजाज़त से ही नशा बिक रहा है। इसका एक वीडियो किसी यूनिवर्सिटी का वायरल हुआ था कुछ टाइम पहले, आपने देखा हो। उसके अंदर एक स्टूडेंट पूछता किसी अफसर से कि सर ऐसी क्या कमी है पुलिस फोर्स के अंदर कि कोई फर्स्ट ईयर का बच्चा किसी यूनिवर्सिटी है, वो 2 दिन के अंदर गांजा बेचने वाले को ट्रैक कर लेता, लेकिन पुलिस नहीं कर पाती। गांजा मिलना या फिर कोई नशे की सामग्री मिलना, टॉफी लॉलीपॉप जितना आसान है मिलना, सर तो एक फर्स्ट ईयर का या सेकंड ईयर का बच्चा गांजे के डीलर को ट्रेस कर सकता है या ट्रैक कर सकता है, तो पुलिस क्यों नहीं कर पाती? क्या पुलिस ही पीछे छूट रही है? तो मैंने कहा ना कि पुलिस चाहे तो इस कारोबार को जड़ से ख़त्म कर देती है, लेकिन बेचने वाले उनको मोटी रकम देते हैं, मोटा पैसा देते हैं, इसलिए वो नहीं करते। और भारत का आज बहुत बुरा हाल है, इंडिया का, जिस तरीके से नशा आज पूरे प्रदेश से होते हुए गाँव तक पहुंच गया है, ये बड़ी चुनौती है। और इससे ना आप अछूते रहेंगे ना हम अछूते रहेंगे। तो इस पे सरकार को जो है ठोस कानून लाने पड़ेंगे, ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। लेकिन ये तब मामले गौण हो जाते हैं जब हम देखते हैं कि अडानी साहब के जो है पोर्ट पे हज़ारों करोड़ों का जो है हीरोइन मिलता है और वो रातों रात किस्सा गायब हो जाता है। तो वो हीरोइन आया कहाँ से? सरकार की इजाज़त के बिना इतना जो है क्विंटल्स में जो है नहीं आ सकता है नशा, और फिर उसकी खबर रातों रात जो है छुपा दी जाती है। तो ये सब सरकार, बड़े कॉरपोरेट्स और प्रशासन, ये सब मिलके जो है नशा बेच रहे हैं, क्योंकि इनको इससे प्रॉफिट होता है और समाज को नुकसान हो रहा है। अभी इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सबके लिए बराबर है, लेकिन क्या वो सबके ऊपर बराबर अप्लाई हो रहा है? नहीं हो रहा है। कहाँ हो रहा है? सबसे ज़्यादा किस समाज को टारगेट किया जाता है अभी? देखिए, हर आज का जो दौर है, आरएसएस और बीजेपी ने इस तरीके की मानसिकता जो है नौजवानों में व्हाट्सएप पे परोस दी है कि एक व्यक्ति दिन रात यही उसका दिमाग भरा जाता है कि तुम्हारा हक कोई और खा रहा है, फला धर्म तुम्हारा नुकसान कर रहा है, वो संख्या बढ़ाए जा रहे हैं, तुम्हारा धर्म तुमसे छीन लिया जाएगा। ये बेवकूफ़ियाँ हैं। जिस दौर के अंदर नौजवानों को शिक्षा देनी चाहिए, उस दौर में जो है आप उनके दिमाग में जो है गंदगियाँ डाल रहे हो, अंधविश्वास डाल रहे हो, पाखंडवाद डाल रहे हो, जातियों में लड़ाई करवा रहे हो, आप धर्म को धर्म से लड़ा रहे हो। टारगेट की बात है तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। माइनॉरिटीज़ को जो है टारगेट किया जा रहा है, टारगेट कर रहे हैं। और मैं ये कहूँगा माइनॉरिटीज़ में भी जो है अब नौजवानों को जागना चाहिए और एजुकेशन के तरफ अपने समाज को ले जाया जाना चाहिए, क्योंकि आपका समाज अगर पढ़ा लिखा होगा तो आप अपनी लड़ाई खुद लड़ लोगे, किसी और की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी देखा जाता है कि पहले पर्टिकुलर सिर्फ एक मुस्लिम समाज के खिलाफ कार्रवाई होती थी, कहीं मॉब लिंचिंग हो रही है, कहीं मस्जिद तोड़ रहे हैं, सारी चीज़ें होती थी। लेकिन अब देखा जा रहा है कि दलित समाज को भी बहुत टारगेट किया जा रहा है। हाल ही में एक हरिओम नाम के दलित युवक की बरेली के अंदर मॉब लिंचिंग की गई। उसके बाद दलित जज के ऊपर जूता फेंका गया। और एक किस्सा ये भी सामने आ रहा है कि एक दलित आईपीएस ने आत्महत्या कर ली। देखिए, ये तो सदियों का शोषण है, एक दिन में नहीं जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर अंबेडकर साहब ने लिखा, वो खुद एक अनुसूचित जाति से आते थे और उन्होंने खुद इस जिल्लत को सहा, और उस जिल्लत को सहते हुए उन्होंने कानून के अंदर ऐसे धाराएं लेके आए ताकि एक जो पिछड़ा वर्ग है, उन्होंने दलित हर समुदाय समाज को है, बराबर का हक दिया। कुछ समाजों को उन्होंने विशेष अधिकार दिए जो सदियों से पीड़ित थे, शोषित थे। उन्होंने महिलाओं को, जो कि सदियों से शोषित थे, दलित, आदिवासी, पिछड़े, बैकवर्ड, माइनॉरिटीज़, इनको अधिकार दिए ताकि किसी के ऊपर भी जो है जाति, धर्म, संप्रदाय, रंग भेद देख के जो है उनको जज नहीं किया जाए, उनके ऊपर किसी तरीके से जो है अत्याचार नहीं किए जाएं, इसलिए उनको कानून दिए, पावर दिए। लेकिन आज भी देश के अंदर जो हम लोग देखते हैं कि आज़ादी के 70 साल के बाद भी जो है दलितों के हालात नहीं सुधरे हैं। वही आज भी दिमाग में जाति जैसी संकीर्ण मानसिकता बसी हुई है। वही छुआछूत, घोड़ी पे नहीं बैठने देना, वही क्लास के अंदर जो है बांटना, चाहे वो आप आईएएस बने हो
किया ना, अभी IPS ने सुसाइड किया ना, CGI के ऊपर जूता फेंका गया। ये क्यों फेंका गया? क्योंकि बीजेपी की मानसिकता है, ये वो मनुवादी मानसिकता को जो है इस समाज पे थोपना चाहती है। मनुवादी मानसिकता क्या है? ये वर्ण व्यवस्था में विश्वास रखने वाली एक ऐसी व्यवस्था है जो कि आदमी को छोटा बड़ा गैर बराबर बनाती है। और बीजेपी की विचारधारा, RSS की विचारधारा यही है कि व्यक्ति कभी बराबर हो ही नहीं सकता, वो गैर बराबरी है। जब देश में संविधान आया तो संविधान की प्रतिलिपि जलाने वाले RSS के लोग थे। जब देश में झंडा तिरंगा आया तो उसको जलाने वाले लोग भी RSS के थे। तो ये शुरू से बांटने वाले लोग रहे हैं। आज इनकी सत्ता है, इनकी सरकार है, तो ये फिर से बांटने वाली राजनीति, लड़ाने वाली राजनीति कर रहे हैं। लेकिन आज का नौजवान जो है समझ गया है, शिक्षित हो गया है, तो वो इनकी विचारधारा को अब सिरे से खारिज करते हुए आ रहा है। आज इनकी जो सरकार चल रही है वो बैसाखी की सरकार है, पंगु सरकार है, तो कभी भी गिराई जा सकती है। क्यों? क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि अब लोगों का विश्वास जो है इनके ऊपर रहा नहीं। नौजवानों से, किसानों से, महिलाओं से जो वादे किए इन्होंने पूरे नहीं किए। इन्होंने देश से जो वादे किए वो पूरे नहीं किए। आज हिंदुस्तान के बाहर हालात हैं, इंडिया की करेंसी दिन प्रतिदिन किस तरीके से नीचे आती जा रही है, ये भी बड़ा चिंता का विषय है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो इनकी सरकार पे खड़े होते हैं। तो ये जब बांटने वाले लोग हैं, ये कभी भी देश नहीं चला सकते, ना ये चलाने में सक्षम है। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने जो विशेष अधिकार दिए कुछ समुदाय को, तो क्या उनसे अभी वो अधिकार छीने जा रहे हैं? बिल्कुल छीने जा रहे हैं। संविधान को बदलने की पुरजोर कोशिश हो रही है। पिछला जो चुनाव था वो इसी नाम पे चुनाव लड़ा गया कि अगर आप 400 जो हैं सीटें लाओगे, क्या होता है कि आपके पास पूर्ण बहुमत है तो ही आप अमेंडमेंट कर सकते हो जी। और वो बहुमत तब होता है जब आपके पास 1/3 बहुमत होना जी ज़रूरी होता है। तो 400 की जो मोदी सरकार ने नारा दिया था कि 400 पार मोदी सरकार आएगी तो हम संविधान बदलेंगे, तो उनकी यही मंशा थी कि दलितों को, अनुसूचित वर्गों को, अनुसूचित जनजाति को, पिछड़े वर्गों को, माइनॉरिटीज़ को कुछ अधिकार जो ऐसे मिले हुए हैं कि उनके साथ मॉब लिंचिंग नहीं हो, उनके साथ भेदभाव नहीं हो, तो उनको वो छीन कर जो है फिर से जो है मनु का जो संविधान है उसको लागू करना चाहती थी। लेकिन जनता समझती है देश संविधान से चलता है, इनके किसी। लेकिन अब कई ST/SC समाज के लोग भी जो RSS में जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, वो निजी स्वार्थ के लिए जुड़ रहे हैं। व्यक्ति, संविधान ही आज़ादी देता है कि आप किसी भी संगठन से जुड़ सकते हैं। वो व्यक्ति जो हैं वो निजी स्वार्थ के कारण जो हैं जुड़ रहे हैं, या तो उनको पैसा कमाना है या उनका कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग लेनी है, बस, और कोई कारण नहीं है। अभी कांग्रेस सबसे ज़्यादा विरोध करती है RSS का, लेकिन जब कोई BJP का नेता जो RSS से जुड़ा हुआ है वो अगर कांग्रेस में आता है तो कांग्रेस उसे अपनी पार्टी में जगह दे देती है। देखिए, ये तो राजनीति है, पार्टियों में से आना जाना शुरू से लगा रहा है, जगह तो नेताओं को देनी पड़ती है। जब वो उस विचारधारा को छोड़ के आपकी विचारधारा में आ रहा है, वो यहाँ तो ऐसा है नहीं कि नहीं, वो पर्टिकुलर BJP छोड़कर आ रहे हैं, RSS छोड़कर नहीं आ रहे, लेकिन आप लड़ाई तो RSS से लड़ रहे हो। बिल्कुल लड़ाई RSS से लड़ रहे हैं। तो उन्होंने RSS थोड़ी छोड़ी, उन्होंने तो BJP पार्टी नहीं, ऐसा नहीं है। जब कांग्रेस में आने के बाद आप RSS नहीं जा सकते हो। नहीं, अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जगदीश शेट्टर जो RSS से बीजेपी से वो कांग्रेस में आए और सोनिया गांधी जी उनके लिए कैंपेनिंग करने भी गई, लेकिन बाद में वो वापस कांग्रेस की तरफ से पलटी मारकर बीजेपी में चल जाते हैं। तो जब वो RSS में थे तो उन्हें जगह क्यों दी गई पार्टी में? ये देखो, ये पार्टी का बड़ा डिसीजन है। ये तो मैं इतने बड़े लेवल पे नहीं जा सकता, ना मैं वहाँ पे क्या डिसीजन लिए जा सकते हैं ये बोलता हूँ। लेकिन राहुल गांधी जी की जो विचारधारा है वो यही विचारधारा है कि RSS के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ो, डरो मत। क्योंकि RSS जो है एक नफरती संगठन है, एक सांप्रदायिक संगठन है जो लोगों में भेद पैदा करता है, धर्म को बांटने का काम करता है। तो इस संगठन का हमें पुरजोर विरोध करना चाहिए। और जिस तरीके से हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने भी जो है जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने भी जो है RSS का विरोध किया था, क्योंकि ये उस दौर में जो है अंग्रेज़ों के लिए काम करता था। ये संगठन, जब देश का बंटवारा हो रहा था तो पूरा देश दुखी था, लेकिन ये लोग खुशी मना रहे थे, उत्सव मना रहे थे। उस दौर में ये अंग्रेज़ों के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे। तो ये शुरू से ही इनका जो है चरित्र ऐसा है और इसको पूरा देश जानता है। अभी मैं आपको मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता देता हूँ। ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा
कि कांग्रेस को अभी सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पर वर्क करने की ज़रूरत है तो वो है आइडियोलॉजी। वो किसी इंसान को, किसी नेता को अपनी पार्टी में ले रहे हैं तो वो उसके बारे में बैकग्राउंड देखते नहीं है उसका, और अगर देखते हैं उसके बाद भी ले रहे हैं तो फिर ये तो दोगलापन हुआ भाई। वो एक देखो, पार्टी का, मैंने कहा ना, पार्टी का डिसीजन है। मैं उस लेवल पे नहीं हूँ। मैं एक NSY संगठन का मुखिया हूँ, तो मैं NSY की बात कर सकता हूँ। वहाँ पे क्या डिसीजन लिए जाते हैं, कैसे लिए जाते हैं, बिल्कुल आपने एक बहुत अच्छी बात कही। आइडियोलॉजी, कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी जो है वो इस तरीके की है जो संविधान को मानती है और संविधान के अनुरूप ही काम करना चाहती है। तो इस विचारधारा को लेकर ही हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी, सचिन पायलट जी और देश का नेतृत्व चल रहा है। आदरणीय खड़गे साहब उसी आइडियोलॉजी को लेकर चल रहे हैं। और पिछला जो चुनाव था हमारा, वो संविधान बचाने का चुनाव था। अगला चुनाव भी जो होगा वो संविधान बचाने का चुनाव ही होगा। और कोई हमारा मुद्दा जो है, क्योंकि संविधान बचेगा तो देश सुरक्षित होगा, विकास होगा, अच्छे लोग राजनीति में आ पाएंगे, नौजवानों को मौका मिल पाएगा। तो संविधान बचाना हमारा मुख्य काम है। उसके लिए हम, हमारे जैसे नौजवान, देश के नेता राहुल गांधी, प्रदेश के नेता सचिन पायलट जिस पे काम कर रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं, राजस्थान के NSY प्रदेश अध्यक्ष हो तो 2028 के अंदर आप चुनाव लड़ोगे विधानसभा का? देखिए, अगर पार्टी मौका देती है तो बिल्कुल बेशक चुनाव लड़ूंगा, क्यों नहीं लड़ूंगा। एक व्यक्ति, हमारे जैसे लोग अगर विधानसभा में जाएंगे तभी तो राजनीति अच्छी होगी, क्योंकि हमने कॉलेज में काम किया है, विश्वविद्यालय में काम किया है, कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी को लेकर हम लोग कैंपस के अंदर जाते हैं, NSY में हम लोग काम कर रहे हैं, पार्टी संगठन के लिए जो है काम कर रहे हैं, छात्रों के बीच में उनके मुद्दों को उठाते हैं। तो हमारे जैसे नौजवानों को जो है, जो कि छात्र संघ से चुन के आए हैं, उनको विधानसभा और लोकसभा में जाना चाहिए। तभी हम आम जन तक अपनी पकड़ बना पाएंगे, अपनी पहचान बना पाएंगे और उनके लिए काम कर पाएंगे। किस विधानसभा से चुनाव लड़ने का प्लान है आपका वैसे? देखते हैं, अभी विधानसभाएं नज़र में हैं कुछ, जहाँ पे मैं धीरे धीरे काम भी कर रहा हूँ। लेकिन अगर डिलिमिटेशन होता है, कुछ नई सीटें बनती हैं तो बेशक हमें कुछ नई सीटें मिलेगी। नहीं तो हमारे पास कुछ सीटें हैं, उसका खुलासा हम आके करेंगे और हम उन पे काम भी कर रहे हैं। अभी जैसे अंता में उपचुनाव हो रहा है तो नरेश मीणा जी को सचिन पायलट जी कितना इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। सचिन पायलट जी पार्टी के साथ में हैं, कल प्रचार करने भी जा रहे हैं। ये एक रूमर है जो फैलाया जाता है गलत तरीके से। क्यों करेंगे वो इनडायरेक्टली सपोर्ट? रूमर सर, कुछ बात होती है तभी फैलाई नहीं, ऐसा नहीं है। ये एंटी कैंपेन होता है किसी नेता के। सचिन पायलट साहब के लिए बहुत सारे एंटी कैंपेन चलते हैं प्रदेश के अंदर, बहुत सारे उनके खिलाफ लोग बोलते हैं। वो जब नॉमिनेशन था तब भी गए, अब कल उनका पूरा दौरा है, पूरा शेड्यूल है, वो जाएंगे, वहाँ प्रचार करेंगे। तो ऐसा कुछ है ही नहीं। ये सब रूमर्स होते हैं और किसी नेता की छवि को धूमिल करने का काम किया जाता है। पायलट साहब पार्टी के साथ में हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं। हमें प्रेरणा दी है पायलट साहब ने कि काम करो। ये गलत है और उनके खिलाफ के लोग करते हैं। सचिन पायलट साहब की एक बात बहुत अच्छी है कि वो यंगस्टर्स को जो है वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में ला रहे हैं अभी। जी, जैसे आप हो गए, आपको भी वो कहीं ना कहीं से टिकट दिलवाने की पूरी कोशिश करेंगे अपनी। बिल्कुल, उनका आशीर्वाद हम पे है। मेरे जैसे बहुत सारे नौजवानों को उन्होंने विधानसभा में पहुंचाने का काम किया है और वो हमेशा, उनका यही पहला दायित्व रहता है कि कैसे आम मजदूर परिवार, किसानों के बच्चे जो राजनीति में संघर्ष कर रहे हैं, कैसे उनको आगे पहुंचाया जाए, कैसे लाया जाए। ये उनका अच्छा विजन है। इसीलिए यूथ जो है उनके ऊपर इतना डेडिकेट है और उनके साथ लगा है, उनके जयकारे लगाता है। वो इसलिए कर रहे हैं अपने खुद CM बन सके, या फिर यूथ वॉइस इसको आगे ला रहे, वो प्रमोट कर रहे हैं, या वो अपने स्वार्थ के लिए ये कर रहे हैं? CM का डिसीजन जो होता है पार्टी लेती है, आला कमान लेता है। विधायक दल का भी तो पायलट साहब डिजर्विंग है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। वो एक डिजर्विंग व्यक्ति हैं और नेतृत्व करने वाले, उनके अंदर सारे के सारे अच्छी चीज़ें हैं। वो अच्छे नेतृत्व करता है और ऐसा नहीं है कि कोई नेता स्वार्थ से करता है। स्वार्थ तो यही है कि मैं कैसे नौजवानों को बढ़ाऊं। बिल्कुल, हम भविष्य में पायलट साहब के साथ खड़े रहेंगे। मेरे जैसे लोग, जो हम उनकी उम्र में भी तो हैं जी भाई। एक उम्र भी जो है व्यक्ति की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण होती है कि आज मैं, आप, हमारे जैसे बहुत सारे लोग हम उम्र के रहेंगे और हम उम्र के नेता को चुनेंगे तो लंबी पारी हम लोग उनके साथ चल सकते हैं, लंबी पारी हम लोग उनके साथ खेल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। एक अभी राजस्थान यूनिवर्सिटी में चुनाव बंद है, तो क्या आप क्या प्रयास कर रहे हो, और क्या ABVP आपके साथ है, या फिर वो उनकी सरकार होते हुए वो खुद चुनाव चालू नहीं करवा पा रहे? देखिए, बिल्कुल NSY पहले दिन से जो है प्रदेश के अंदर बंद पड़े छात्र संघ चुनावों को चालू करवाने के लिए कई बड़े आंदोलन किए हैं,
पिछला आंदोलन आपने देखा कि हमें जेल में भी डाला गया, हमारे कार्यकर्ताओं पे लाठीचार्ज किया गया, उसमें सचिन पायलट जी ने भी हमारी आवाज़ को बुलंद किया। प्रदेश से बड़े बड़े विधायक, पूर्व विधायक, काफ़ी लोग जो हैं हमारे साथ में आए और हमने बहुत प्रयास किया है, हमारा प्रयास जारी है। अभी भी छात्र संघ को लेके जो है हम लोग कुछ ना कुछ रणनीति बनाते रहते हैं, आंदोलन चलते रहते हैं। और रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी हमेशा से छात्र विरोधी रही है, वो लोकतंत्र विरोधी है। वो कभी चाहती नहीं है कि छात्र संघ जैसे चुनाव हों, क्योंकि उनके अंदर जो है भावनाएं ऐसी हैं कि गरीब आम मजदूर के बच्चे राजनीति में नहीं आए। वो केवल और केवल बिजनेसमैन फैमिलीज़ को या अपने बच्चों को ही राजनीति में लाती है। इसीलिए आज एबीवीपी चुप है, सड़कों पे नहीं है, कहीं खामोशी छाई हुई है। तो ये मुझे लगता नहीं एबीवीपी कभी छात्र संघ चुनाव कराने के लिए आवाज़ भी उठाएगी, क्योंकि वो अपनी सरकार से डरती है, उसके सामने बोलती नहीं है। एक अगर अभी मान लीजिए चुनाव बहाल हो जाते हैं तो एनएसयूआई की तरफ से अध्यक्ष पद के लिए कौन उम्मीदवार? बहुत सारे हमारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है, अच्छा काम कर रहे हैं, विश्वविद्यालय के अंदर रहते हैं, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि हमें पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ाना है, पर्टिकुलर राजस्थान यूनिवर्सिटी में ही नहीं लड़ाना। तो बहुत सारे हमारे अच्छे जो हैं वर्कर हैं जिनको हम चुनाव लड़ा सकते हैं। सार्वजनिक रूप से हम उनका नाम नहीं ले सकते हैं। फिर भी राजस्थान यूनिवर्सिटी में कोई नहीं, नाम ऐसे नाम नहीं बता सकते हैं ना। ऐसे कैसे मैं नाम अभी कोई टिकट तय नहीं कर सकता हूँ ना। जो छात्र अच्छा काम कर रहे हैं, जो ग्राउंड पे हैं, जिन्होंने अच्छा काम किया है, हम उनको मौका देंगे और पूरी ताकत से एनएसयूआई उनको चुनाव लड़ाएगी। क्या आप भी बाकी प्रदेश अध्यक्ष की तरह कास्ट फैक्टर देखोगे या फिर सिर्फ कैंडिडेट की मेहनत देखोगे? नहीं, ऐसा नहीं है। कास्ट फैक्टर जो है कुछ हद तक काम करता है, लेकिन कैंडिडेट की मेहनत काम करती है। मेरे साथ क्या हुआ, कास्ट फैक्टर कहाँ रहा? मैं तो अनुसूचित जाति से आता हूँ। राजस्थान विश्वविद्यालय में पहला दलित अध्यक्ष बनने वाला खिताब मुझे मिला है जी। तो मैं बना ना, मैं जीता। वो आपकी काबिलियत है, आपने बहुत स्ट्रगल किया, कम से कम 10-12 साल आपने संगठन बिल्कुल विश्वविद्यालय के अंदर काम किया, बिल्कुल काम किया आपने, तभी आप इस पद पर तो हो। ऐसा नहीं है जाति सब कुछ नहीं होती है। जिस जाति से आप आते हो उस जाति का इंसान इस कुर्सी पे बैठा है आज प्रदेश अध्यक्ष की, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल जाति जैसी चीज़ें राजनीति में है, क्योंकि ये जहन में सबके है। अगर किसी एक जाति के व्यक्ति को टिकट मिलता है तो उसकी पूरी जाति उसको चुनाव लड़ाने में लगती है। ये आज हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है। लेकिन कोई बच्चा ग्राउंड पे काम कर रहा है और उसने मेहनत की है, भले उसकी जाति के वोट कम हो, तो हम उनके काम को भी अनदेखा नहीं करेंगे, उनको भी मौका देंगे। एक अभी जयपुर में विधायक है बाल मुकुंद आचार्य जी, हवामेल विधानसभा से, वो किस तरह की राजनीति करते हैं और किस नज़रिए से आप उन्हें देखते हो, बताओगे थोड़ा? देखिए मैं व्यक्तिगत तो उनको जानता नहीं हूँ, सोशल मीडिया के माध्यम से ही देखते हैं कि वो आए दिन कुछ ना कुछ सांप्रदायिक बातें करते रहते हैं और ज़मीनों के कब्जे हटवाने की और इस तरीके की लड़ाई करते रहते हैं। विशेष धर्म को जो है टारगेट करते हैं, मुस्लिम्स पे सवाल खड़े करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों की जगह नहीं है। मैंने कहा ना, बीजेपी के अंदर कुछ है ही नहीं। बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, बंटवारे की राजनीति करती है, तो उनके नेता भी यही करेंगे, क्योंकि उनको इस नाम से वोट भी मिल रहे हैं। तो उनको विकास से, विकास कार्यों से, मुद्दों से कोई लेना देना ही नहीं है। उनके लिए एजुकेशन, उनके लिए हेल्थ, ये सब गौण हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। एक आज यूथ को कोई मैसेज देना चाहोगे, हमारी ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहोगे आप? बिल्कुल, देखिए बड़ा सवाल जो मैंने शुरू में अपन ने बातचीत के दौरान भी सरकार के ऊपर खड़ा किया कि नशे से हम लोग स्वयं कैसे दूर रहें और कैसे अपने भाई बहनों और परिवारजनों को हम दूर रखें, ये बड़ा काम है। साथ में हमारे भाई बहनों की मेंटल हेल्थ कैसी है, इसके लिए भी हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं जिस तरीके से आज छोटे छोटे बच्चे स्कूलों की बिल्डिंग से आत्महत्याएं कर रहे हैं। वो किसके दबाव में काम कर रहे हैं? क्या पारिवारिक दबाव है, क्या स्कूल में कोई दबाव है, या अन्य कोई दबाव है? तो मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं जिम्मेदार लोगों से कहना चाहूँगा, आप सभी ऑडियंस से कहना चाहूँगा कि आप स्वयं के और स्वयं के परिवार के बच्चों की, अपने से छोटे और बड़ों की मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखें और नशे जैसी प्रवृत्ति में ना फंसें। इसके लिए भी हमें काम करना है। मैं यही मैसेज पूरे नौजवानों को और पूरे समाज को देना चाहूँगा। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। बिल्कुल, आपका भी बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे सारे सवाल आपने किए और उन पर हमने बातचीत की। थैंक यू।